लाचार पिता। सुमन एक भयंकर बीमारी से ग्रसित थी। रमाकांत उसकी बीमारी को लेकर अक्सर चिंतित रहा करता था। रमाकांत हमेशा उसके लिए दवाइयां लेकर आता और सुमन भी दवाइयां खाते खाते परेशान हो गई थी, पर बीमारी थी कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन जब रमाकांत घर आया तो सुमन की तेज खांसी देखकर घबरा गया। अरे सुमन, तुम ठीक तो हो? आज तो तुम्हें बहुत खांसी आ रही है। हाँ, न जाने ये खांसी कब ठीक होगी। ऐसा लगता है कि अब तो ये खांसी ठीक मेरी जान लेकर ही रहेगी। जब देखो तब तुम ऐसी ही बातें करती रहती हो। तुम्हारे पास कोई अच्छी बात नहीं होती। हमेशा मरने की बात करती तुम अच्छी नहीं लगती। एक समय था जब तुम हंसती थी, बोलती थी, तुम्हारी हंसी से पूरा आंगन चहक उठता था। वो दौर कुछ और था। मैं नहीं जानती थी कि शादी के बाद मैं तुम पर एक बोझ बनकर रह जाऊंगी। तुम ऐसा क्यों सोचती हो भला? तुम मुझ पर बोझ नहीं हो, तुम तो मेरी जिंदगी हो। तुम्हें देखता हूँ तो मुझे जीने की इच्छा होती है, और तुम उदास होती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। सुमन रमाकांत की बातें सुनकर भावुक हो गई। इतने में विक्की आ गया। अरे मेरा बच्चा कहाँ घूम रहा है? तुमने इसे दूध भी पिलाया या नहीं? हाँ हाँ, पिला दिया। अब देखो कितना खुश हो रहा है। पैर तो पूरा दिन इसके रुकते ही नहीं। तुम विक्की के साथ होती हो तो मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं बता नहीं सकता। तुम इसी तरह से उसके साथ रहा करो। बीमारी का क्या है, आज है कल ठीक हो जाएगी, और डॉक्टर ने कहा है ना कि तुम जल्द ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी। डॉक्टरों का क्या है, डॉक्टर तो ऐसे ही दिलासा देते रहते हैं। मैं जानती हूँ मैं अब बहुत दिन नहीं जीऊंगी। मेरा समय आने ही वाला है। बस मेरी चिंता का यही विषय है कि मेरे जाने के बाद विक्की का क्या होगा। ये लो दवाई और चुपचाप आंखें बंद करके सो जाओ। बेकार की बातें मत सोचा करो। तुमसे कितनी बार कहा है। रमाकांत बहुत ही गरीब था। वो सामान ढोने का काम किया करता था, जिसकी वजह से दाल रोटी का ही इंतजाम कर पाता था। टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसमें मियाँ बीवी अपने बच्चे के साथ रहा करते थे। विक्की अभी छोटा था, जिसका कोई खास खर्चा नहीं था, परंतु उन दोनों का अपना खर्चा चलाना ही मुश्किल हो रहा था। हे भगवान, आज तो सिर्फ 10 रुपए की कमाई हुई है। इतने में सुमन के लिए दवाई कैसे लेकर जाऊं? सुमन की दवाइयां तो बहुत महंगी हैं। अब मैं क्या करूं? रमाकांत मेडिकल स्टोर पर जाकर बात करता है, पर वो उसे उधार देने से मना कर देता है, जिसकी वजह से वो मायूस होकर घर की ओर चल पड़ता है। जैसे ही वो घर की तरफ आता है तो विक्की की जोर जोर से रोने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो अपने कदमों को तेजी से आगे बढ़ाता हुआ कमरे की तरफ भागता है, जहाँ पर वो देखता है कि सुमन मर चुकी है। सुमन, सुमन, उठो, देखो विक्की कितना रो रहा है। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाओगी, तो आज तुम मुझे अकेला कैसे छोड़कर जा सकती हो? मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिन। आंखें खोलो सुमन, सुमन, एक बार आंखें खोलो। सुमन, विक्की के लिए आंखें खोलो सुमन। रमाकांत बहुत रोता है, पर वो नहीं उठती। अब सुमन का अंतिम संस्कार भी करना था। वो चारों तरफ पूरे घर में पैसे तलाश करता है, पर उसके पास तो पैसे थे ही नहीं। उसे समझ नहीं आता कि वो सुमन का दाह संस्कार कैसे करे। सारा पैसा सुमन के इलाज में लगा दिया, अब तो 10 रुपए भी नहीं बचे। अब मैं सुमन का दाह संस्कार कैसे करूंगा? मेरे पास तो अर्थी के भी पैसे नहीं है। ऐसा करता हूँ, सुमन को अपने कंधे पर ही लेकर चलता हूँ। रमाकांत
विक्की को गोद में उठाकर सुमन को कमर पे बांधकर शमशान घाट लेकर जाता है, जहाँ पर पंडित उसका दाह संस्कार करने के लिए मना कर देता है। अब वो उसे जंगल की ओर ले जाता है और कुछ लकड़ियां काटकर उस पर सुमन को लिटाकर विक्की के हाथ से मुख अग्नि दिलाता है। कितना अभागा पति हूं मैं कि अपनी पत्नी का सही से दाह संस्कार भी नहीं कर पाया। रमाकांत सुमन की यादों से बाहर निकलकर विक्की को संभालने में लग जाता है। वो विक्की को रेडी पर सुलाकर काम में लग जाता है। जब विक्की रोने लगता है तो वो काम छोड़कर विक्की को संभालता है। कहीं से दूध का इंतजाम करके उसको दूध पिलाता है। उसे कमर पर बांधकर बोझ भी उठाता है। रमाकांत, तुम इस बच्चे को भी संभालते हो और इतना काम भी करते हो। तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारी पत्नी इसको संभाल लेगी और तुम्हारा ध्यान पूरा काम में लग जाएगा। तुम्हें इसका बोझ भी उठाना पड़ता है। मेरा बच्चा बोझ नहीं है, ये मेरा गुरूर है। देखना, आज मैं इसका बोझ उठा रहा हूँ, कल ये मुझे संभालेगा। धीरे धीरे विक्की बड़ा होने लगता है। विक्की को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए जब रमाकांत आगे बढ़ता है तो उसे अपनी मजदूरी पर शर्म आती है। इसलिए वो विक्की को अपने दोस्त को देकर कहता है, सुरेश, विक्की को अपने घर रख लो। मैं तुम्हारे घर काम करूंगा, जिससे मैं विक्की की भी देखभाल कर सकूंगा। पर विक्की को ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैं ही उसका पिता हूँ। अगर वो ये जान लेगा तो अच्छी पढ़ाई करके अच्छा मुकाम हासिल नहीं कर पाएगा। मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छे दोस्त हो मेरे, इतना तो कर ही सकते हो। मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, पर तू अपनी औलाद को। मैं सुमन को तो खो ही चुका हूँ। अब अपने बेटे की आंखों के आगे शर्मिंदा नहीं होना चाहता। उसका जो भी खर्चा आएगा मैं उठाऊंगा। रमाकांत वहाँ पर नौकरी करता है और विक्की कामयाबी हासिल करता चला जाता है। वो रमाकांत को एक पिता के रूप में नहीं बल्कि एक नौकर के रूप में देखता था, पर उनकी हमेशा इज्जत किया करता था। जब विक्की बड़ा हो गया तब उसे एक लड़की पसंद आ गई, जिसकी फोटो लाकर उसने रमाकांत को दिखाई। लड़की बहुत अच्छी है विक्की बेटा, पर ये सब तुम अपनी चाचा से क्यों नहीं पूछते? काका, आप तो जानते हो चाचा हमेशा बिजनेस के सिलसिले में बिजी रहते हैं और मुझे आपसे अच्छा कोई नहीं समझता। आप ही चाचा से बात कीजिए ना। मैं जानता हूँ आप हमारे यहाँ पर बहुत समय से काम कर रहे हैं। आपकी बात चाचा कभी नहीं टालेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे चाचा से बात करूंगा। रमाकांत सुरेश से बात करता है। सुरेश रमाकांत की बात से सहमत होता है। शादी की रात सुरेश से रहा नहीं जाता और वो सारी बात विक्की को बता देता है। विक्की को बहुत दुख होता है और वो भागा भागा रमाकांत के पास जाता है, जहाँ पर वो अपनी आखिरी सांस ले रहा था। अपने बेटे को सामने पाकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। विक्की अपने पिता से बिछड़ने का गम लिए आंसू बहाता रह जाता है।